बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप सो कि आप लोग सब ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में जो है हमने क्या चीज़ कवर की थी। हमने ए स्टैटिक जो है वो एल्गोरिदम पढ़ा था, BFS पढ़ा था, DFS पढ़ा था, ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च पढ़ा था। और उनको मैंने जो है थ्रू एग्जांपल्स आपको इम्प्लीमेंट करके भी दिखाया था। ए स्टैटिक एल्गोरिदम भी आई थिंक इम्प्लीमेंट करके दिखाया था। क्लास आज जो है वो इस तरह रजिस्टर पे दोबारा लेक्चर देने का मकसद ये है कि इसमें थोड़ा सा जो है ना आज हम मैथमेटिकल वर्क करेंगे, जो कि स्लाइड्स पे नो डाउट हो तो जाएगा, पर आप लोगों को उस पर ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, उस पर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग मतलब कॉन्सेप्ट आप लोगों का ख़राब हो, क्योंकि आज हमने 2 टॉपिक कवर करने हैं, जिसमें एक तो लर्निंग एंड इट्स टाइप्स, लर्निंग कैसे एक एजेंट करता है या उसकी टाइप्स क्या हैं, ठीक है। एक तो ये हमने कवर करना है, और दूसरा हमने जो चीज़ पढ़नी है वो डिसीजन ट्री पढ़ना है, ठीक है। डिसीजन ट्री के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा हाव ना होगा, पर इसको बनाने का तरीका और इसमें से वैल्यूज़ निकालने का तरीका और इसको किस तरह हम जो है ड्रा करते हैं, और तीसरी चीज़ जो है ID3 जो एल्गोरिदम हम उसको भी पढ़ेंगे आज। तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो आज कवर करेंगे। टॉपिक 2 ही हैं, एक लर्निंग एंड टाइप्स और दूसरा जो है वो डिसीजन ट्री। इसलिए ये आप लोगों को नोट्स बनाने पड़ेंगे। इसकी जो है वो स्लाइड्स थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, मैथमेटिकली है, तो इसलिए आपको वो समझ नहीं आएगी। इसलिए मैंने जो है वो रजिस्टर पे जो है वो लेक्चर दिया है आज। क्लास जैसा कि हम पढ़ते भी आए हैं लास्ट में कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक एजेंट्स होते हैं, एजेंट्स क्या है, उनको हम किस तरह ट्रेन करते हैं। मैंने आपको शायद पहले भी हम पढ़ चुके हैं, लर्निंग की टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं। हमारे आज के टॉपिक क्या है, लर्निंग एंड इट्स टाइप्स। फर्स्ट पे तो हम ये पढ़ेंगे, सेकंड पे हम डिसीजन ट्री को ड्रा करेंगे विद ID3 एल्गोरिदम, ठीक है। तो ये आज हमारे 2 मेन टॉपिक हैं। लर्निंग मैं जैसे कि आपको पहले भी हम बता चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं कि लर्निंग जो है किसी भी एजेंट को या जिसको आप कह लें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन को हमने क्या करना होता है, सिखाना होता है, ठीक है। जैसे नाम से पता चल रहा है लर्निंग, तो उसको सिखाने के कौन कौन सी मेथड हैं और कौन कौन सी ऐसी मशीन्स हैं जो सीखती हैं और फिर काम करती हैं, या सीखती हैं नहीं, मतलब किसी से कुछ सीखती नहीं है, ख़ुद सेंस करती हैं, या उनको रिवॉर्ड के तौर पर कुछ मतलब ख़ुद ही वो डाटे को प्रिडिक्ट करके और उन्हें जो है वो क्लस्टर बना के साइड पे कर लेती हैं। तो ये चीज़ हम देखेंगे। सबसे पहले जो है लर्निंग का तो आपको पता ही है, मैंने बहुत एक थॉरली लेक्चर दिया इस पर। टाइप्स इसकी वो भी मैंने आपको जाते जाते बताई थी, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और जो है रीइंफोर्समेंट, ये हमने पहले पढ़ी हुई हैं, ठीक है। एक होती है सुपरवाइज्ड, एक होती है अनसुपरवाइज्ड और एक होती है रीइंफोर्समेंट, ठीक है क्लास। तो सुपरवाइज सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि क्या होती है। सुपरवाइज्ड एक जिसमें आप जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि सुपरवाइज कोई कर रहा हो ना, जिसे एक सुपरवाइज़र जिसके पास हो, ठीक है, जिसमें एक जो होता है वो ट्रेनर होता है, जो हमें क्या करता है, इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, जो एजेंट को या मशीन को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। मतलब इनपुट आउटपुट इसके पास होती हैं, ठीक है, इनपुट आउटपुट क्या होती हैं इसके पास होती हैं। वो इसी इनपुट और आउटपुट की बेस पर एक मॉडल तैयार करता है, ठीक है। और उस मॉडल में क्या होता है, जब कोई नई इनपुट आउटपुट डाल के देखते हैं तो देखते हैं कि क्या उसने सही सीखा है या नहीं, क्या वो वैलिड आउटपुट दे रहा है या नहीं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक मशीन को सिखाऊं कि पेन जो है उठा के इधर से इधर रखना है, उठा के इधर से इधर रखना है, ठीक है। अब मैं उसको ये तो लर्न करवा देता हूँ कि इस पेंसिल को उठा के इधर से इतने एंगल पे राइट साइड पे इधर रखना है। अब अगर मैं उसे इनपुट देता हूँ
कि इसी पेंसिल को उठाओ और उठा के लेफ़्ट साइड पे रखो, ठीक है, उसी एंगल पे, पर पोजीशन क्या हो लेफ़्ट साइड। तो नया डाटा मैंने क्या किया, उसे इंसर्ट किया, इनपुट और है, आउटपुट भी और है, ठीक है। तो क्या वो इस चीज़ को प्रिडिक्ट करेगी, ठीक है, चूँकि हमने उसे सिखाया जो है। तो इस तरह की मशीन में क्या होता है, इनपुट आउटपुट क्या हम दे देते हैं और इसी इनपुट आउटपुट की बेसिस पर वो एक मॉडल तैयार करती है, और इस मॉडल में जब हम कोई नई वैल्यूज़ डालते हैं तो देखते हैं कि क्या वैलिड आउटपुट हमें जो है वो मिली है या नहीं, ठीक है। इस तरह की मशीन जो मतलब इसमें नेम बेस्ड जो होते हैं ना एल्गोरिदम, आप इसको जो है एमफिल में जाके नेम बेस्ड एल्गोरिदम पढ़ेंगे अगर किसी का इंटरेस्ट हुआ तो। नेम बेस्ड एल्गोरिदम जो है वो सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे बारी आती है अनसुपरवाइज्ड की। इसमें आप ये एग्जांपल ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नई पढ़नी स्टार्ट की, आपको इसका कुछ पता नहीं था। कोई लोग तो मिक्स कर देते थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत एडवांस वर्जन है, ठीक है। और BS लेवल पे तो मशीन लर्निंग पढ़ाई नहीं जाती, इस पे सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बस इतने मोटे मोटे जो है वो कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं ताकि बंदे को पता चल जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है। कुछ टेक्निक्स सिखाई जाती हैं इस तरह, कुछ एल्गोरिदम हाउ नाउ दिया जाता है उसके बारे में। तो ये थोड़ा सा उसे बताया जाए ताकि वो डीप लर्निंग को या मशीन लर्निंग को अच्छी तरह समझ सकें। तो आप जैसे ये समझ लें अनसुपरवाइज्ड में कि आप नए आए, आपको इसका कोई इल्म नहीं था, या एक बच्चा जब नया पैदा होता है उसे किसी चीज़ का कोई क्या नहीं इल्म नहीं होता, उसको नॉलेज नहीं होता, सिर्फ उसके पास क्या होती है, इनपुट होती है। इनपुट वो कैसे होती है, वो आंखों से देखता है, चीज़ों को प्रिडिक्ट करता है, सेंस करता है। जैसे मशीन के पास सेंसर होगा, ठीक है, इंसान के पास आंखें होती हैं, तो वो क्या करता है, सेंस करता है, और उसी के बेसिस पर वो क्या करता है, क्लस्टर बना लेता है। क्लस्टर मतलब फ्रेम जिसे आप कह लेते हैं, मेमोरी के फ्रेम बना लेता है, ठीक है। मतलब एक फ्रेम उसने बनाया जी ये कारी साहब का जो फ्रेम है, एक फ्रेम उसने बनाया जी ये पॉप डांसर का फ्रेम है, एक फ्रेम उसने बनाया ये सिंगर का फ्रेम है, ठीक है। अब कारी साहब के फ्रेम में उसने क्या हुलिया रखा है जी, उसकी मूछें होंगी, उसकी बड़ी बड़ी माशाल्लाह दाढ़ी होगी, इमामा शरीफ होगा, और इस तरह वो मुत्तकी होगा, परहेज़गार होगा, मतलब उसकी लुक से उसके सारे जो उसने ना एट्रीब्यूट उसमें क्लस्टर में सेव कर लेने हैं, ठीक है। इसी तरह ही पॉप डांसर के, इसी तरह ही सिंगर के, तो वो क्या करता है, क्लस्टर बना लेता है, मतलब हर बंदे को या हर डाटा को उसके हिसाब से उसका ग्रुप बना लेता है, ठीक है। उसमें इनपुट जो होती है इस अनसुपरवाइज में इनपुट ये होती है, और वो खुद से लर्न करता है, ठीक है, खुद से लर्न करके देखता है कि हाँ ठीक है ये चीज़ मैंने ये इसको इस तरह फिट किया था तो ये ठीक है, ठीक है। तो उससे क्या है, उससे एक्चुअल आउटपुट जो है वो लेने की कोशिश करता है, या उससे जो एक्चुअल आउटपुट उसे मिल जाती है। इसमें बंदा रॉन्ग राइट हो सकता है, जिस तरह रीइंफोर्समेंट में जो है ना, हम आगे पढ़ेंगे तो रीइंफोर्समेंट में हो सकता है। तो इसमें जो है वो के मीन्स जो है वो एल्गोरिदम जो है वो यूज़ होते हैं। अब एल्गोरिदम तो पढ़ाना वो तो बड़ा डेप्थ में बात चलेगी, बस आपने इसको इस हद तक ही याद रखना है, ठीक है। आगे आ जाती है रीइंफोर्समेंट। इसे हम रीइंफोर्समेंट भी कहते हैं, इसे हम रिवार्ड बेस भी कहते हैं, ठीक है। रिवार्ड बेस इस तरह के खुद से ही कोई इनपुट नहीं होती इसके पास तो इनपुट होती है ना, ये चीज़ों को खुद से ही सीखता है, खुद से ही कंक्लूजन निकालता है। तो जब कंक्लूजन निकाल लेता है तो जो बंदा प्रिडिक्ट कर रहा होता है वो इसे बताता है कि हाँ ये ठीक है, और अगर तो डाटा ठीक हो तो हम उसे ओके करते हैं, नहीं तो हम उसे कैंसिल कर देते हैं, फॉल करार दे देते हैं। तो हम उसे कहते हैं कि नहीं ये डाटा फॉल है। खुद से ही चीज़ों को लेता है, खुद से ही जो है उसको क्लस्टर बनाता है, उसकी जो ग्रुपिंग करता है, स्प्लिटिंग करता है उसकी, और क्या करता है उसको सेव करता है। फिर जो ऑनर उसका होता है या डाटा को जो डील कर रहा था वो उसे प्रिडिक्ट करके बताता है कि ये ठीक है, और वो उस ठीक पर उसे रिवॉर्ड देता है, ठीक है। मतलब ये डाटा ठीक है, इसको तुम अपने पास सेव रखो, आगे जब भी इस तरह का काम हो तो तुमने इसी तरह ही करना है। तो अब जो है वो साइंस बहुत ज़्यादा इस पे जो है वो काम कर रही है। अभी इस पे मतलब इतनी कोई बॉटनेट्स हो रहे हैं, बॉटनेट्स पे काम हो रहा है इस पे, और जो है नैनो टेक्नोलॉजी पे इस पे काम हो रहा है, रीइंफोर्समेंट पे, ठीक है। तो इस तरह की मशीन बनाना अभी तक तो पॉसिबल नहीं हो सका, तो ये अभी एक बहुत एडवांस फॉर्म है, ठीक है। तो इस तरह की ये है लर्निंग, और लर्निंग की टाइप्स कि किस तरह जो है वो एजेंट जो है वो क्या करता है, लर्न करता है, ठीक है क्लास।
तो ये पहले भी इन दोनों का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, तो मैंने कहा आज भी थोड़ा सा आपको लोगों को बता दूं। आगे हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है डिसीजन ट्री। ठीक है, ये है हमारा आज का जो जिसे आप कह सकते हैं मेन टॉपिक, डिसीजन ट्री। आपने पहले भी देखा होगा क्या उसकी जो है वो फंक्शनैलिटी होती है, उस तरह आप DFS में भी BFS में भी देखते हैं, ट्री बेस्ड होते हैं वो भी। तो जो डिसीजन ट्री है वो एक्चुअल में दो जगह पर यूज़ होता है। एक तो क्लासिफिकेशन के कॉन्सेप्ट में यूज़ होता है, नंबर 1 क्लासिफिकेशन के कॉन्सेप्ट में यूज़ होता है, और नंबर 2 रिग्रेशन के कॉन्सेप्ट में यूज़ होता है। तो ज़्यादातर जो इसका यूज़ है ना वो क्लासिफिकेशन के ही कॉन्सेप्ट में इसका ज़्यादातर यूज़ है। क्लासिफिकेशन में इसका यूज़ जो है वो एज अ क्लासीफायर होता है। ठीक है, क्लासीफायर क्या, क्लासीफायर आप कह लें या आप कह लें ये मॉडल जनरेट करता है। ठीक है, मॉडल किस तरह जनरेट करता है, मतलब एक डाटा सेट है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम ट्रेनिंग डाटा सेट भी कहते हैं। ठीक है, अब इस डाटा सेट को क्या करते हैं हम, एक जो है फॉर एग्जांपल एक एल्गो को देते हैं, DFS BFS किसी को भी, डिसीजन ट्री को दे देते हैं। कोई डाटा सेट है हमारे पास, बहुत बड़ा डाटा है। डाटा ये है कि जो एक प्लेयर है वो फॉर एग्जांपल सनी वेदर होगा और टेम्परेचर 35 होगा, और क्या उसे कहते हैं ह्यूमिडिटी जो है वो बिल्कुल ही 25 होगी, तो वो क्या करेगा, खेलेगा या नहीं, यस और नो, हम कहेंगे नो। फिर अगर दूसरा डाटा इस तरह, दूसरा डाटा ये हो कि एक प्लेयर जो है प्लेयर 2 वो ह्यूमिडिटी जो है 98 हो, ठीक है 97 हो, और टेम्परेचर जो है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो, और इस तरह जो है वेदर जो है क्लाउडी हो, तो वो खेलेगा, हम कहेंगे यस। तो इस तरह करके जो काफ़ी सारा डाटा सेट अगर हम एक एल्गोरिदम को दे देते हैं, और वो एल्गोरिदम क्या करता है, उसको एक मॉडल, उसका एक मॉडल तैयार करता है, मतलब उसका एक क्लासीफायर तैयार करता है, और उस क्लासीफायर पर हम क्या करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाते हैं। उस रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत क्या होता है, एक जो जिसे आप कह देते हैं ट्री तैयार हो जाता है, उसको कहते हैं डिसीजन ट्री। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, क्लासीफायर, क्योंकि ये एक क्लासिफिकेशन करता है ना। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर वाला नोड होती है उसे हम कह देते हैं वेरिएबल या एट्रीब्यूट्स हैं ये। ठीक है, और जो ये आप इसे कहते हैं रूट्स या इसे शाखें कह लें। ठीक है, ये जो बनती हैं नोड्स, सॉरी रूट्स, इन्हें हम क्या देते हैं, ये रूल्स हैं, इस पे रूल्स लगेंगे यस और नो। ठीक है, और जो आगे जो एंड पे हमें मिलेगा उसे क्या कहते हैं, लीफ नोड। ठीक है, लीफ नोड उसे कहते हैं। सही है, तो ये इस तरह जो है हम ट्री ड्रा करते हैं, अक्सर हम आप लोग BFS DFS में भी करके आए हैं। ठीक है, अब इस क्लासीफायर को एक डाटा सेट जब हम देते हैं तो ये क्या करता है, उसको एज अ इनपुट ले लेता है। तो ये बता सकता है कि पर्टिकुलर डाटा सेट में क्लास, जो पर्टिकुलर डाटा सेट है वो किस क्लास को जो है ना वो बिलोंग करता है, या किस क्लास से वो क्या करता है, बिलोंग करता है। ठीक है, इसमें जो है वो डिसीजन नोड होती है, जो मैंने आपको बताया। इसमें वेरिएबल भी से कह सकते हैं, एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं इसको, डिसीजन जो है वो नोड भी कह सकते हैं। दूसरा लीफ नोड होती है। ठीक है, मतलब इसकी शाखें, डिसीजन जो होता है जहाँ से शाखें निकल रही हों वो डिसीजन आप कह लें, डिसीजन नोड होती है, और जहाँ पे जो है वो शाखें मिल रही हों या एंड हो रही हों उसे क्या कहते हैं, हम जो है लीफ नोड कहते हैं। और सबसे जो क्या ऐसे कहते हैं, सबसे ऊपर वाली जो नोड होती है, या जिसे हम वेरिएबल या एट्रीब्यूट कहते हैं, डिसीजन नोड, उसको हम कह सकते हैं कि ये एज अ टेस्ट है। ठीक है, टेस्ट है ये किसी भी चीज़ का जिस पे हम क्या लगाते हैं, रूल्स लगाते हैं, और वो हमें क्या देता है, आउटपुट देता है किसी पर्टिकुलर जो है वो टेस्ट के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आप कहते हैं कि ATM पे आप जाते हैं, ठीक है, और आप उसे कहते हैं ATM इंसर्ट करते हैं, तो वो कहता है यस या नो। नो किस बेस पे कहता है, वो कहता है जी आपका कार्ड जो है वो वैलिड नहीं है। ठीक है, कार्ड वैलिड नहीं है। अगर कार्ड वैलिड हो, वैलिडिटी पे कहता है ना यस और नो। अगर कार्ड वैलिड हो तो वो कहता है यस, इंसर्ट होता है, पिन कहता है पिन दे। ठीक है, पिन दे कि कौन सा करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है। सेविंग अकाउंट है तो आप क्या पैसे कितने पैसे निकाल सकते हैं। तो अगर इधर नहीं है तो वो क्या रहता है, या तो कार्ड को क्या कर दो, एग्ज़िट कर दो, और या कार्ड को ब्लॉक कर लो अगर तो अनऑथराइज बंदा है, या नहीं तो कार्ड को क्या कर दो, एग्ज़िट कर दो। ठीक है, तो इस तरह का जो है प्रोसेस चलता है। पर इसमें आप एक बात देखें बड़ी गौर से, बड़ी मेन पॉइंट जो ये है
कि हम क्या करते हैं, डिसीजन को 2 पार्ट्स में क्या कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। डिसीजन वेरिएबल या डिसीजन ट्री जो सबसे पहला काम करता है वो स्प्लिटिंग का काम करता है। ठीक है, सबसे पहले कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आइदर इट इज़ पॉजिटिव और इट इज़ नेगेटिव। ठीक है, तो जो येस वाली साइड पे चलेंगे तो वो येस वाले सारे रिजल्ट्स फाइंड करेगा, जो अगर नो वाली साइड पे चलेंगे तो क्या करेगा, सारे नो वाले रिजल्ट्स फाइंड करेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है डिसीजन जो है वो, इसके लिए डिसीजन ट्री के लिए जो एक एल्गोरिदम यूज़ होता है वो होता है ID3। ठीक है, ID3 एल्गोरिदम, आइटरेटिव डिकोटोमाइसिन। ठीक है, डिकोटोमाइसिस, आइटरेटिव, थोड़ा सा लफ्ज़ अजीब और मुश्किल है, ये एक्चुअल में साइंटिस्ट का नाम था, डिकोटोमाइसिस, डिकोटोमाइसिस। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आइटरेटिव डिकोटोमाइसिस। तो अगर आपने डिसीजन ट्री को जनरेट करना है तो हमें ID3 जो एल्गोरिदम की क्या ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमें पहले इसको समझने के लिए क्या है, 2 हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम ऊपर डिसीजन ट्री में करते हैं, क्या करते हैं, एक जो है वो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि स्टार्ट कहाँ से होता है। ठीक है, इसका जो है हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए कि स्टार्ट कहाँ से होता है। दूसरा क्या, हमने उसको रोकना भी तो है ना, हाल्ट भी तो करना है। ठीक है, तो जब स्टार्टिंग नोड आपको पता चल जाएगी, फिर आपने स्टार्टिंग नोड कहते हैं सिलेक्टिव नोड। ठीक है, तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि एंड कहाँ पे होता है। ठीक है, तो 2 काम इस पे करने हैं। सबसे पहले जो है वो सिलेक्ट करना है कि कौन सी हमारी जो है वो रूट नोड होगी, मतलब कौन सी नोड। डाटा तो बिल्कुल डाटा होता है, मैंने एक लिखा भी हुआ डाटा, मैं आपको बताता हूँ कि डाटा जो है वो तो डाटा है, उसमें तो हमें नहीं ना पता चलेगा कि किस नोड को हमने क्या करना है, नोड को सिलेक्ट करना है, उसे स्टार्टिंग नोड लेनी है, उसको एज अ वेरिएबल लेना है, और किस पे हमने जाके जो एंड करना है। ठीक है, तो जो रूट नोड को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, रूट नोड चाहिए। ठीक है, रूट नोड से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और रूट नोड को सिलेक्ट करना, इट विल बी हाईली बेस्ड ऑन द इंट्रोपी। हम इसमें जो है हम इंट्रोपी फाइंड करते हैं, इसमें हम इंफॉर्मेशन जो है वो गैप फाइंड करते हैं। ठीक है, और इसमें हम जो थर्ड चीज़ है वो एक एट्रीब्यूट को किस जो है वो आइट्रेशन से लेकर चलना है, वो चीज़ें हम जो है वो फाइंड करते हैं। तो होप्स हो कि आप लोगों को थोड़ा समझ आ गया होगा डिसीजन ट्री का। तो डिसीजन ट्री को हम जो है वो जनरेट कैसे करते हैं, और इसको मैथमेटिकली या एक डाटा से हमने डिसीजन ट्री कैसे बनाना है, वो अभी हम देखते हैं कि इसको किस तरह जो है वो जनरेट करना है।